नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित प्रतिष्ठित TIE ग्लोबल समिट में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने उद्यमिता, नवाचार और निवेश से जुड़े विषयों पर अपने विचार भी साझा किए और साथ ही मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को भी रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप और उद्योगों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं और नीतियों की जानकारी देते हुए निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। तो वहीं समिट में देश विदेश से आए उद्योगपतियों, उद्यमियों और नीति निर्माताओं की मौजूदगी रही। अपने वर्तमान समय के साथ आने वाले कल को भांपने में अगर कोई राज्य मजबूत है, मैं गारंटी ले सकता हूँ वो राजस्थान पक्का है। उसके बाद नंबर किसी का आता है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी राजस्थान के व्यापार, व्यवसाय, स्वाद से लेकर के अपने अलग प्रकार की दुनिया में पहचान बनाने के लिए मारवाड़ी लोगों की अपनी एक पहचान, और मारवाड़ी से तात्पर्य भारतीय लोगों की ही विशेषता है कि चुनौतियों में से अवसर निकालना, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी आपदा में से अवसर कहते हैं। तो आपदा में से अवसर निकालते हुए ये कितना अच्छा लगता। हमारे लोग मध्य प्रदेश से MR10 के ऊपर से अपने संस्थान खड़े करते हुए सिद्धार्थ जी ने बात कही, हमारे सब मित्रों ने बात कही कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आम तौर पर ये सारी चीज़ों के लिए साउथ की तरफ निगाह जाती थी और साउथ ने IT सेक्टर से लेकर सभी क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनाई भारत के अंदर। लेकिन अब ये थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, ये कोई किसी को गिराने वाली नहीं। और ये तो सही बात है कि हम अपने देश की तरफ से देखते हैं तो आज के दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इससे अच्छा कोई समय किसने देखा। हमारे स्वर्णिम काल के अतीत की काल बात बताते हैं, विक्रमादित्य का काल था, महाभारत का युग था, बहुत गौरवशाली स्वर्णिम युग था। लेकिन ये अतीत की बातें आज यथार्थ में भी दिखाई दे रही है। आज क्या खराब है, आज भी तो अच्छा ही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सब क्षेत्रों में हमारे लिए आज का जो प्लेटफॉर्म है, सभी राज्यों के लिए समान रूप से आगे बढ़ने के लिए, इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा। और हम विश्व के परिदृश्य पे देखें तो विश्व के हर देश के अंदर वर्तमान के दौर में ग्रोथ रेट क्या कह रही है, वहाँ की भविष्य की, आज की, कल की उमड़ती घुमड़ती घटाएं उनके अपने संकट लाती दिखाई दे रही है। कल की आहट सुनाई दे रही कि ये क्या होगा। और हम अपने इस चुनौतियों के बीच, ये पीढ़ी भी और इससे ज़्यादा पुरानी नहीं है, 10-11 साल की शासनकाल के दरमियान कहाँ से कहाँ देश आ गया है। चौथे नंबर से तीसरे तरफ की हम यात्रा पे पहुँच ही रहे हैं और ये ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है। अब 1 2 3 तो हो ही रहा है। तो अब हमको मालूम है कि जिनने अपने वजन से रसिया को टूटते देखा है, अपने ही व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारी आंखों के सामने 40 साल पहले वर्ल्ड बैंक के माध्यम से इकोनॉमी के ऊपर लोगों ने कब्जा करते हुए भी अपना एक नया साम्राज्य खड़ा किया है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोगों का चरित्र भी दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है, कैसे होता है। और हमारी चुनौती तो अब वहाँ है जहाँ लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा पवित्रता का दीपक जला करके आनंद ले रहा है। इसलिए जियो और जीने दो की भावना लेके भी चल रहा है, लेकिन इस बात का भी आनंद है कि हम अपने इस नए प्रकार के व्यवसाय के माध्यम से कई लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। ये आप सबको मैं इसकी बधाई देना चाहता हूँ। आपके अपने हौसलों से, इन संस्थानों के माध्यम से, हमारे उद्योग धंधों से, हमारे व्यापार व्यवसाय से कई लोगों की जिंदगी में अगर उजाला होता है, सुखद सवेरा आता है, तो इससे अच्छा पवित्र काम क्या हो सकता है। और ऐसे दौर में सरकार के नाते से अगर कोई बात कहता है तो ये बात सही है कि हमारे लिए, हमारे राज्य में आज अपने मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सबसे हमारी सरकार बनी। सभी क्षेत्रों में 18 प्रकार की पॉलिसी तो हम लेके आई, फिर अपनी आधुनिक तकनीक के माध्यम से आज का दौर तो और अच्छा है। वैसे तो मध्य प्रदेश को बहुत सारे अच्छे स्वनाम धन्य बड़े बड़े अलंकरण मिले हुए हैं। टाइगर स्टेट, अगर फॉरेस्ट के टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा पुरस्कार अगर किसी को मिल रहे हैं
और सबसे तेज गति से हमारा व्यापार वैसे हो रहा है। तो टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म के भी अलग अलग प्रकार से आ रहा है। हमारा रिजर्व फॉरेस्ट में हमने 2 साल में 2 नए टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बनाए हैं। चीता तो सबसे ज्यादा फलता फूलता दुनिया में नया चमत्कार मध्य प्रदेश की धरती से दिखाई दे रहा। हमारा चीता उछलता कूदता कब राजस्थान आ जाता पता ही नहीं चलता है। हमको वापस पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता है। हमको मालूम है, एक नहीं ऐसी कई सारी चीजें, वल्चर से लेकर के हमारे लिए अब मिनरल स्टेट है, बिजली सरप्लस है। मैं यही जरूर बोलना चाहूँगा कि हमारी सारी बातों में राजस्थान के साथ ही इस एक उदाहरण से बात समझ में भी आएगी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों परमात्मा की दया से साझा विरासत सदियों से है। लेकिन नदियों के मामले में थोड़ा मध्य प्रदेश भाग्यशाली है। हमारे यहाँ नदियों का मायका है, लगभग 250 से ज़्यादा नदियाँ हैं। लेकिन राजस्थान की थोड़ी कठिनाई है। अब ये परमात्मा की लीला है, कोई बात नहीं। लेकिन बहता पानी बहते बहते कहाँ छिपरा का पानी चंबल में, चंबल का पानी यमुना में, यमुना का गंगा सागर में जा रहा, पार्वती काली सिंध इनके सबके समाहित होते हुए यमुना से वो गंगा सागर में जा रहा और जाते हुए पानी को कोई नहीं रोक पा रहा। लेकिन 25 साल से पानी का झगड़ा राजस्थान से चल रहा है। इनको 5% पानी क्यों दे, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अब मैं आया सरकार में, हमने माननीय भजनलाल जी के साथ बात की। उन्होंने कहा मोहन जी अगर ये मदद हो जाए तो हमारे 13-14 जिले में, मध्य प्रदेश को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे तो बहुत सारे जिलों में पीने के पानी से लेकर उद्योग धंधे भविष्य की संभावनाओं के लिए अच्छा हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल कर देंगे, 5% क्या 7% भी देना हो तो दे देंगे। राजस्थान पाकिस्तान थोड़ी है, हमारा ही तो भाई। हमारे लिए अगर अपने राज्यों के अंदर ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में सामंजस्य भी चाहिए, सौहार्दता भी चाहिए, परस्पर बंधुभाव भी चाहिए, तो दूरंदाजी दृष्टि से तो यही निर्णय लेने की आवश्यकता है। और ये वहाँ की आवश्यकता है, ये हर जगह की आवश्यकता है। हमारे राज्य के लोग अगर सक्षम है, व्यापार व्यवसाय काम धंधा करना चाहते हैं, जानते हैं, उनकी क्षमता है, भविष्य के टैलेंट निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ से हमारा सारा बौद्धिक क्षमता का व्यक्ति कोई दक्षिण भारत में जा रहा है, कोई विदेश में जा रहा है, तो राज्य की सत्ताओं को इस मामले में सोचने की जरूरत है। अगर हम सरकार चला रहे तो ये हमारे लिए वाकई, ये मैं हल्के शब्दों में बोलूँगा तो हमारे लिए वो अच्छी बात नहीं मानी जाती। और यही तो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हाँ, हमारे लिए सब बार में हर तरह से हमारा मेक इन इंडिया, इंडिया फर्स्ट, ये पॉलिसियों से हम खाली शब्दों की क्या बोलना है, शब्दों की खीर नहीं बना सकते, शब्दों की चाशनी से काम नहीं चला सकते। इसको यथार्थ में उतारने की जरूरत है। इसलिए सब प्रकार से हमने इसमें प्रोत्साहन देने के लिए निर्णय किया। और उससे आगे बढ़ करके कई काम तो हमने मंत्रालय जब बांटे तो मैंने 2-4 विभाग तो ऐसे, जिन विभागों पे हमने कोई मंत्री नहीं बनाया, मुख्यमंत्री के पास ही रख लिया कि ताकि कोई झंझट ही नहीं रहेगी, सारी बातों की गारंटी मुख्यमंत्री दे देंगे कि भैया आप आओ, आपके काम धंधे में हर प्रकार के मेरी तरफ से इसमें छूट है। क्योंकि जब हम काम धंधा कर रहे हैं तो ये बात सही है, कोई भी व्यापार व्यवसाय के व्यवसायी आते हैं तो वो 2 बातों के लिए जरूर इस बात का आश्वस्ति चाहते हैं। एक तो कोई व्यापार व्यवसाय करने आ रहा है तो वो निवेश करने आ रहा है, तो निवेश भी करे, लेकिन निवेश में इज्जत भी होना चाहिए। इज्जत हो तो संघर्ष तो वो कर लेंगे, लेकिन अनावश्यक रूप से कोई इसको हतोत्साहित करे, उसकी बातों को समझने में अगर कोई उनके लिए लगता है कि उनकी निगाह ऊंची नीची होती है, तो इससे सरकार के लिए प्रश्न है, सरकार के मुखिया के लिए भी प्रश्न है। इस सारे मामलों में निश्चित रूप से डंके की चोट आगे की बात करे और उसमें अपनी बात करे, तो बीच का व्यवधान ये सरकारी नाटकबाजी क्यों होना चाहिए। तो सरकारी व्यवधान तो खत्म होना ही चाहिए, और सरकारी व्यवधान तो नेतृत्व खत्म कर सकता है। सरकारी सिस्टम में सुधार लाना यही तो सरकार का काम। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ये अलग बात है कि मेरे साथ में ऐसा हो गया कि लगभग 2 साल की सरकार में इस सभी प्रकार के ऐसे निवेश के कार्यक्रम में मेरे 4 महीने से पूरे समय इसी में गए। हर जगह जहाँ जाता हूँ पूरे समय एक ही विषय रहता है कि हमारे इन सारे कामों को बढ़ावा कैसे दें, किस तरह से बढ़े, और उसका परिणाम भी आया है। मुझे इस बात का संतोष है। आज देश में सबसे तेज गति से निवेश लाने वाले
देश के 3 राज्यों में से मध्य प्रदेश का एक स्थान बना है। मैं इस बात के लिए आपको भी बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आज सब क्षेत्रों में समान रूप से, और केवल यहाँ नहीं, जैसे मैं आप बताता हूं उदाहरण के लिए, आप होटल खोलो मध्य प्रदेश में, 100 करोड़ के होटल लाओगे, आप अपना इन्वेस्टमेंट करोगे, 100 करोड़ में 30 करोड़ सरकार आपको अपनी तरफ से माफ करेगी या सब्सिडी देने वाली। हॉस्पिटल खोलोगे, हॉस्पिटल में भी 30% के अनुदान है। अपने लिए अब तो मेडिकल कॉलेज के लिए हम कर रहे हैं, और ये कितने छोटे छोटे प्रयोग हैं। आज की दिशा में मेडिकल कॉलेज अगर अपन खोलते हैं तो मेडिकल कॉलेज, आप तो अग्रवाल साहब है, आपके परिवार में भी चिकित्सक है, तो आप बताइए, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि मेडिकल कॉलेज खोले और मेडिकल कॉलेज के कैंपस में हॉस्पिटल होना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल की तरफ कोई देखे ही नहीं, ये केवल अपने भारत में और अपने प्रदेश में होता था। हमने ये नियम बनाया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, 300 बेड का हॉस्पिटल हमारी तरफ से जो मेडिकल कॉलेज खोलेगा उसको हम अपनी तरफ से डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, मरीज तो उसमें रहते हैं, दवाई सारा खर्चा हम ही उठाएंगे, और 25 एकड़ जमीन केवल 1 रुपए में देंगे, और 1 रुपए में हमारा वो मेडिकल कॉलेज खोलेगा। 3 साल तक वो अपना सारा काम खड़ा करे, 10 साल बाद उनसे हॉस्पिटल ले लेंगे। बाद के समय में वो इतनी फीस वगैरह भरेगा या प्राइवेट की जो फीस होती है कि मेडिकल कॉलेज चली जाएगा अपने आप ही। और उससे भी आगे बढ़कर निर्णय ये किया कि मेडिकल कॉलेज की सरकारी और प्राइवेट की फीस का जो अंतर होता है, तो प्राइवेट में लोग कम आए तो एक शंका हो जाती, तो उसका भी रास्ता हमने निकाल दिया। हमने कहा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस आमतौर पर एक बच्चे की 5 साल की 70 लाख 80 लाख तक रहती है, लेकिन सरकारी तो 10 लाख में ही कर लेता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये 70-80 लाख भी सरकार भर देगी और ये अपन उसको लोन दे देंगे, बाद में वो हमारे यहाँ नौकरी कर ले, उतार दे, फिर अपने घर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 5-6 साल में हमको डॉक्टर मिल जाएंगे, हमारा पैसा भी हमारे पास सुरक्षित रहेगा, हमारे मेडिकल कॉलेज भी चल जाएंगे। ऐसे एक नहीं, कई सारे सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आज का ये सत्र बहुत अच्छा रहेगा। विनम्रता के साथ देरी से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन ये अच्छे कामों के लिए इसी प्रकार के विचार विनिमय के साथ ये मंच मिलते रहेंगे, तो सभी प्रकार के स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के साथ साथ सभी क्षेत्रों में हम समान रूप से बढ़ते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश की सड़क परियोजनाओं को लेकर अहम बैठक की। बैठक में 4,647 करोड़ रुपए की नेशनल हाईवे और सड़क विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने प्रदेश में सड़क निर्माण और नेशनल हाईवे नेटवर्क को तेजी से पूरा करने की रणनीति पर विचार विमर्श किया। वहीं बैठक का उद्देश्य सड़क परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कर प्रदेश की कनेक्टिविटी को और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना बताया गया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए मनरेगा बचाओ संग्राम पर तीखा हमला किया और इसे भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को गांव काम और राम से परेशानी है और उसका भ्रष्टाचार डीएनए में शामिल है। वहीं शिवराज ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में मनरेगा के लिए 8.48 लाख करोड़ रुपए की यूपीए के दौरान 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन इससे स्थायी संपत्ति या गांव के विकास में कोई ठोस परिणाम नहीं निकाला गया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस झूठ और भ्रम की फैक्ट्री चला रही है, जबकि वीबीजी रामजी बिल के तहत मजदूरों के हित सुरक्षित और उन्हें रोजगार मिलेगा। साथ ही इस योजना से गांव में काम और विकास सुनिश्चित होगा। अब गांव के लोग विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत अपने विकास की रूपरेखा स्वयं तैयार करेंगे, जिससे ग्रामीण भारत का सतत और वास्तविक विकास संभव होगा। कल कांग्रेस ने घोषणा की है मनरेगा बचाओ संग्राम। ये मनरेगा बचाओ संग्राम नहीं है, ये भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। कांग्रेस को ग्राम से परेशानी, कांग्रेस को काम से परेशानी, कांग्रेस को राम से परेशानी। भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में है, कांग्रेस की जड़ों में है।
और मनरेगा भी भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूरों के बजाय मशीनों से काम, मजदूरों के नाम पर ठेकेदारों से काम, मजदूरों के नाम पे कुछ लोगों की जेब भरी रहे। सोशल ऑडिट जो ग्राम सभाओं ने किए, उनमें 10,91,000 से ज्यादा शिकायतें ग्राम सभा में की गई। काम के नाम पे एक ही काम को बार बार कर देना, एक ही सड़क 1 साल बन रही, 2 साल बन रही, 3 साल बन रही। नहरों की सफाई के नाम पर, सड़कों के किनारे सफाई के नाम पर पैसा खा जाना, डकार जाना। 80 साल से ज्यादा उम्र के मजदूर काम कर रहे हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के काम करने वाले 30% से ज्यादा मजदूर दिखाए जा रहे हैं। और इतनी विशाल धनराशि अकेले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 8,48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी गई। लगभग 2 लाख करोड़ यूपीए की सरकार के समय राशि आई। कैसे परमानेंट असेट क्रिएट हुए? क्या ये पैसा गांव के विकास में लगा? अब कांग्रेस तो झूठ की दुकान है, भ्रम की फैक्ट्री है, अफवाहों का बाजार है। अब ये बात की जा रही कि मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। मजदूरों के हितों को बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना में संरक्षित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी। पहले मजदूर के नाम पर कोई और काम करता था, अब मजदूर काम करेंगे। 100 दिन के बजाय 125 दिन कानूनी गारंटी। बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया। मांगने पर काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता पुख्ता। और पहले 4-4 महीने मजदूरी भी नहीं मिलती थी तो अलग से कोई राशि नहीं दी जाती थी। अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। कहां किसी मजदूर भाई बहन के साथ अन्याय हुआ है? मजदूरों को काम मिले ये प्राथमिकता। लेकिन इसके साथ साथ इस विशाल धनराशि से गांव में विकास के काम हो। विकसित भारत के लिए विकसित गांव, और इसके लिए धनराशि बढ़ाई गई। इसी साल जो प्रस्तावित है, जो नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है, 1,51,282 करोड़ रुपया, जिनमें 95,600 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार का। तो 125 दिन के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था काम के लिए। और उसके साथ साथ उस धनराशि से गांव का संपूर्ण विकास हो जाए, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की। और बात कही जा रही कि केंद्रीकरण, सच बात यह है कि पहले तो राज्य टारगेट देता था कि फलाना काम किया जाएगा। अब तय किया गया कि केवल ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, मतलब सरपंच, चुने हुए जनप्रतिनिधि और गांव के भाई बहन तय करेंगे कि गांव में कौन सा काम होगा। ऊपर से तय नहीं होगा, नीचे गांव में तय होगा। विकसित ग्राम पंचायत प्लान जो गांव के लोग बनाएंगे। पहले तो राज्य कहता था फलाना काम करो बस,
और पहले तो ये होता था कि काम देना है तो मट्टी खोदो, यहां की मट्टी वहां डाल दो, वहां की मट्टी यहां डाल दो। अब ठोस काम, जल संरक्षण के काम, गांव में स्कूल बनना है, सड़क बनना है, नाली बनना है, पुल पुलिया बनना है, आंगनबाड़ी भवन बनना है, अस्पताल बनना है, खेत तक सड़क बनना है, तालाब, खेत तालाब, चेक डैम, बोरी बंधन, आजीविका मूलक काम जिसमें स्व सहायता समूह की बहनें चाहे तो उनके लिए संरचना बनाई जा सकती है, एफपीओज के लिए बनाई जा सकती है, पैक्स के लिए बनाई जा सकती है। और प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए काम, रिटेनिंग वाल से लेके जल निकासी तक की व्यवस्था। इसका मतलब है कि विकसित भारत के लिए विकसित गांव, स्वयंपूर्ण गांव, स्वावलंबी गांव, रोजगार युक्त गांव, गरीबी मुक्त गांव बनाने का सपना पूरा, संकल्प पूरा करने का। तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मिशन 2028 की तैयारियां तेज हो गई है। चुनाव से करीब 2 साल पहले ही पार्टी ने जमीनी स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही इस कैंपेन की अगुवाई वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने की। कांग्रेस का फोकस प्रदेश की करीब 26,000 पंचायतों पर रहेगा, जहां संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की रणनीति बनाई गई। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि पंचायत स्तर पर मजबूत पकड़ बनाना ही 2028 के विधानसभा चुनाव में, आपको बताते चले, बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर माधव प्रसाद हसनी ने बताया कि आईसीएमआर के सहयोग से स्थानीय स्तर पर वास्तविक समय में घरेलू सर्वेक्षण शुरू किया गया। इस अभियान में कुल 5,000 घरों का सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रत्येक टीम ने 25 घरों का लक्ष्य तय किया है। सर्वेक्षण के लिए 200 लोगों की टीम बनाई गई है, जिससे आशा कार्यकर्ता, नर्सिंग अधिकारी और डॉक्टर शामिल है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी शिकायत की जानकारी एकत्र करना है, ताकि समय पर रोकथाम और उपचार सुनिश्चित किया जा सके। तो वहीं उज्जैन में महाकाल थाना पुलिस ने चाइनीज मांझे को लेकर एक बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने शहर में सुरक्षा और हादसे की रोकथाम के लिए चाइनीज मांझे के प्रयोग पर सख्ती दिखाते हुए संबंधित आरोपियों को पकड़कर जुलूस निकाला। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये कार्यवाही लोगों को सुरक्षा और उड़ते मांझों से होने वाले हादसों को रोकने के उद्देश्य से की गई है। आरोपी को पकड़कर लोगों के बीच सावधानी और कानून के पालन का संदेश देने के लिए सार्वजनिक रूप से जुलूस निकाला गया। महाकाल थाना पुलिस ने कहा कि ऐसे अवैध और खतरनाक गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में भी किसी को कानून उल्लंघन करने की छूट नहीं दी जाएगी। इस कार्रवाई से नागरिकों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और अवैध चाइनीज मांझे के उपयोग पर रोक लगाने की दिशा में कदम बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं भोपाल मेट्रो के संचालन समय में आज से बदलाव किया गया है। अब शहर में पहली मेट्रो सेवा दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। यह निर्णय यात्रियों की संख्या कम होने के चलते लिया गया। वहीं भोपाल मेट्रो प्रबंधन के अनुसार वर्तमान में सुबह के समय यात्रियों की संख्या अपेक्षा से कम रही, जिसके कारण संचालन समय में संशोधन किया गया है। वहीं नए समय सारिणी के तहत दोपहर 12 बजे से मेट्रो का संचालन किया जाएगा, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। वहीं अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने पर मेट्रो के समय में फिर से बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले संशोधन समय सारिणी की जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले। तो वहीं शहर के बड़े हिस्से में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई है। सुबह सुबह और देर रात वाहन चलाना जोखिम भरा हो गया। लोगों को सड़क पार करते समय और वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने भी सड़क सुरक्षा के लिए निगरानी बढ़ा दी है।
तो वहीं उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त सुबह से ही बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे और भस्म आरती में शामिल हुए। भस्म आरती का आयोजन विशेष धार्मिक अनुष्ठान के तहत किया गया, जिससे श्रद्धालुओं में आस्था और भक्ति के साथ भाग लिया। वहीं मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भक्तों ने बाबा महाकाल की झलक पाने के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर दर्शन किए। आरती के दौरान मंदिर परिसर में मंत्रों और घंटों के गूंजता रहा। साथ ही आपको बताते चले, मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षित दर्शन के लिए विशेष इंतजाम किए। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।